ये देखिए दोस्तों, किस तरह यह वर्कर इस पाटले पर पीटा लगाकर इस मखाने को तैयार कर रहा है। जिन मखानों का इस्तेमाल आप पूजा में करते हैं, उन्हें कुछ इस तरह से इस कीचड़ से निकाला जाता है। इसे कुछ इस तरह पैरों से कुचलकर आप तक पहुंचाया जाता है। जिस मखाने को आप अपने व्रत में खाते हैं, उसे इतने गंदे ढंग से तैयार किया जाता है कि आपको उसे देखकर ही उल्टी आ जाएगी। दोस्तों, इन मखानों को खाते वक्त वाकई आपने बहुत सारे स्वाद का आनंद लिया होगा, मगर क्या आप जानते हैं वह स्वाद इन पैरों से कुचले जाने के बाद आता है। दोस्तों, मखाने की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसके काले चेहरे को जानने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मखाने को उगाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सबसे अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार कमल के फूल कीचड़ में खिलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मखाने को भी कीचड़ में ही उगाया जाता है। यही कारण है कि इन्हें वाटर लिली, फॉक्सनट्स एंड सुपर फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मखाने भारत के राज्य बिहार के उत्तर में उगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के दरभंगा और सीमांचल में दुनिया के लगभग 80% मखानों का उत्पादन किया जाता है। इन्हें उगाने के लिए तालाब की जरूरत पड़ती है। इन्हें उगाने के लिए सबसे पहले बीजों की जरूरत पड़ती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इसके बीजों को देख सकते हैं, जिनका रंग काला और जामुनी होता है। इन बीजों को नवंबर के महीने में बोया जाता है और बड़ी बड़ी नर्सरीज में इन्हें अच्छे प्रकार से पानी और अन्य जरूरी पोषक तत्वों के साथ प्रदान करते हुए पौधों में विकसित किया जाता है। जनवरी से फरवरी के महीने में इनके पेड़ निकलने शुरू होते हैं और देखते ही देखते अप्रैल मई के महीने में पूरा तालाब बड़े बड़े पत्तों से अट जाता है। दोस्तों, इन झाड़ियों के ऊपर कांटे भी लगे होते हैं, इसलिए किसानों को खेती के दौरान बड़ी ही सावधानी से पानी में उतरना पड़ता है। जैसे जैसे इन पौधों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका वजन थोड़ा भारी होता चला जाता है। दोस्तों, मखाने के पौधे उगते दौरान अपनी जड़ों को पानी के अंदर जमीन में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक फैला लेते हैं। यह पौधे शुरुआत से कटाई का समय आने तक लगातार पानी की मांग करते हैं, इसलिए किसानों को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि लगभग 2 से 2.5 फीट पानी हमेशा इन खेतों में खड़ा रहे। यह लगभग किसी तालाब की तरह ही होता है। उसके बाद दोस्तों, मई के महीने में इन पौधों में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। इनके फूलों को नील कमल के फूल के नाम से जाना जाता है, जिनका रंग दरअसल बैंगनी होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन फूलों में बाकी के फूलों की तरह क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, बल्कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि किसी भी बाहरी कैरियर जैसे कि मधुमक्खियों या मक्खियों की मदद के बिना ही इसमें पॉलिनेशन पूरा हो जाता है। कुछ यूं ही महीने के खत्म होते होते इन फूलों में फल लगने शुरू हो जाते हैं। यह फल भी पत्तों की ही तरह शुरुआत में कटीले कटीले से होते हैं और इनमें से हर फल में लगभग 70 से 100 बीजे लगे होते हैं, जो कि आगे चलकर मखानों में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद लगातार इनका निरीक्षण किया जाता है और जब यह कद में ठीक ठाक लंबाई तक उग जाते हैं, तब जाकर इन्हें बड़े बड़े मैदानों में रोपने के लिए तैयार कर लिया जाता है। बीज से पौधों में विकसित होने और उसके अंदर उगने वाले बीज को निकालने के बीच लगभग 8 महीने का समय लगता है, जबकि एक पौध को हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह उगने में लगभग 5 महीनों तक का वक्त लग जाता है। एक बार अच्छी तरह तैयार हो जाने के बाद यह फल पानी में ही फटने लगते हैं, जिसके चलते इसमें मौजूद बीज पानी की सतह पर इकट्ठे होने लगते हैं। इस दौरान इनके ऊपर लाल गुलाबी रंग की कवरिंग रहती है, जो कि धीरे धीरे पानी में गलने लगती है। ऐसा होते वक्त यहाँ पानी की तलहटी पे ढेर सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ उग रहे पत्ते भी गलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आधे से ज्यादा पौधे गलकर खाद के रूप में गीली जमीन में मिल जाते हैं और बाकी बचे पत्तों के कांटे गीले और नरमदार हो जाते हैं। इसलिए किसान इस मौके पर पानी में उतर इन बीजों को इकट्ठा करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस दौरान किसान अपने साथ एक खास तरह की जालीदार टोकरी भी लाते हैं। इसे इन किसानों द्वारा लोकल लैंग्वेज में गांज कहा जाता है। इसका वजन आम टोकरी के मुकाबले ज्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी एक किसान एक टोकरी को संभालते हुए बीजों को इकट्ठा करता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखकर समझ सकते हैं कि इस काम को करना कितना मुश्किल भरा होता है। खैर, इसके बाद कीचड़ के तालाब से बाहर निकाले गए सभी बीजों को बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह से सुखाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने रोस्टेड मखानों को कभी ट्राई किया है?
अगर हाँ तो आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। एक बार इन मखाने के बीजों को हासिल कर लेने के बाद इन्हें कुछ इस तरह से छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में लाया जाता है जहां इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। इस कड़ी में इन मखानों के बीजों के सूख जाने के बाद इन्हें कुछ इस तरह से इन पाटलों पर लगकर पीटा लगाया जाता है, जिससे यह बीज फूटकर कुछ ऐसे दिखने लगते हैं और इन काले बीजों से यह सफेद मखाना हासिल होता है। मगर दोस्तों, इस दौरान हाइजीन का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता। इनकी कुटाई के लिए कई बार पैरों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें कुछ इस तरह जमीन पर फैलाकर रखा जाता है जहां इसमें तमाम तरह की गंदगी, मिट्टी और अशुद्धियां पड़ती रहती हैं। वेल, यह बात वाकई सोचने लायक है। जिन चीजों को हम शुद्ध समझकर अपने मंदिरों में पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने के लिए कुछ इस तरह से गंदगी भरे वातावरण और बगैर साफ सफाई के हालातों का इस्तेमाल किया जाता है। वेल, आई डोंट नो इसके बाद आप इन्हें किस हद तक व्रत में खाना पसंद करेंगे, मगर मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। बाकी दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह मखानों को इसी तरह से प्रोसेस किया जाता हो। शहरों में मौजूद कुछ हाई क्वालिटी प्लांट्स में इन मखानों को बेहद साफ सुथरे इन्वायरमेंट में और कंप्लीट हाइजीन के साथ प्रोसेस किया जाता है। यहाँ इस काम को अंजाम देने के लिए यह ऑटोमेटेड मशीनें होती हैं जो बेहद अनछुए ढंग से बिना किसी गंदगी को ऐड किए इन सभी मखानों की अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करती है और इन काले बीजों से इन्हें फोड़कर इन सफेद मखानों में तब्दील कर देती है। इस दौरान हीटिंग प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, बात करें अगर इन मखानों के सेवन से होने वाले फायदों की, तो दोस्तों मखाने लो कैलोरीज और हाई इन प्रोटीन होते हैं जो कि वेट लॉस में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, जिससे कि एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, यानी आपका शरीर लंबे वक्त तक जवान रहता है। आप इसे अपने घरों में एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि इनकी क्रिस्पीनेस और फ्रेशनेस बनी रहे। आप बड़ी आसानी से अपने घर में बैठे बैठे कढ़ाई में घी या तेल में हल्की आंच पर भूनकर इन्हें खा सकते हैं। मीठे में आप बादाम, इलायची और काजू किशमिश के साथ स्वादिष्ट मखाने को भी खीर में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कुछ स्पेशल डिश को तैयार करना हो तो भी इन मखानों का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, यह थी मखानों को बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। हमने आपको इसके शहरी तरीके और इसके गांव में बनने वाले गंदे तरीके को भी साफ साफ दिखाया। अब आपके ऊपर है, आप कहां बने मखानों का सेवन करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।